और फिर उन्होंने ये लाइन लिख दी कि अगर सुभाष जी। बोस रूस की मदद से भारत आ जाएगा तो हम किसी को समझा नहीं पाएंगे। तो सुभाष बोस से मर गया 1 साल पहले। तो ऊपर से वो मतलब ये मालूम है, वो कह रहे हैं कि वाओ शिट। फौज हमारी ऐसी है, और अगर ये आदमी रूस से आ गया तो हम लोग फंसेंगे सारे के सारे। तो और इतनी हाई ये वैसे गांधी गांधी जी जी के सेक्रेटरी लिख रही है। या इस लेवल की बातें आ रही हैं कि मरने के बाद में गांधी जी पता लगा रहे हैं वहाँ पे थिंकिंग थे, लेकिन ये कागज इन लोगों ने गोल कर दी है। कोई डिस्कशन नहीं, कोई डिबेट नहीं, इंटेलिजेंस की फाइल्स हैं, इन्होंने निकलने नहीं दी कभी ढंग से। डिस्कशन आज भी कितने भी छुपाते हैं चीज़ों को। अब हुआ कि इतना टाइम चला गया तो ये कहानी निकल के आ रही कि ये इशू है कि इवन गांधी को भी मालूम था कि वो रूस में थे, ना केवल वो जीवित है, वो रूस के अंदर है। पूरी जगह पे थे, भाई अंग्रेज बैठे थे। हाँ, वो आपका आर्मी चीफ अंग्रेज था आपका इंडिपेंडेंस के बाद में, आपका एयरफोर्स का चीफ अंग्रेज था, आपका नेवी का चीफ 58 तक अंग्रेज था। ये तो जुमले दे रहे हैं आपको, हिस्ट्री पढ़ते नहीं आप लोग कि क्या लिखा क्या। सर पंडित जी को बदनाम क्यों कर? पंडित जी क्या राजेंद्र प्रसाद तो कुल्लम कुल्ला बोला आर्मी को डिसबैंड करो। सभी लोग थे, सारे गांधी भक्त थे। जुड़े हैं क्योंकि पूरी दुनिया को पता है सर कि आपका जो रिसर्च है वो सुभाष चंद्र बोस और लाल बहादुर शास्त्री दोनों पर है। दोनों ग्रेट इंडियन लेजेंड्स हैं। दोनों पे आपने बहुत रिसर्च किया है। और आज जो हम जुड़े हैं वो हम बेसिकली बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस जी के लाइफ के बारे में। लाल बहादुर शास्त्री होपफुली आपसे फिर मुलाकात होगी तो कभी और उस पर डिस्कशन करेंगे। तो सर इस बारे में सबसे पहला पॉइंट मेरा ये आता है कि आप लोगों ने आपने और चंद्रचूड़ सर ने बहुत इस पर रिसर्च किया और आप लोगों ने गुमनामी बाबा की थ्योरी भी निकाली। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली यही है सर कि आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि जो 1945 का प्लेन क्रैश था उसमें सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु नहीं हुई थी? तो मुझे हल्का सा बचपन से एक आइडिया था कि ये कोई कंट्रोवर्सी है लेकर के, बट ऐसा नहीं कि मुझे क्लियर कट थी, हल्का सा आइडिया था। किताब बचपन में समर की पढ़ी थी। तो 2000 में एक्सीडेंटली मैं इस केस में आया क्योंकि मैं हिंदुस्तान टाइम्स में नौकरी करता था। तो वहाँ पे मेरे सीनियर्स को ये आइडिया है कि इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। मुझे हल्का सा इंटरेस्ट था तो इसलिए उन्होंने मुझे उसमें डाल दिया, और लोग भी थे। लेकिन वहाँ पे एक्सीडेंटली मैंने धीरे 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 मतलब वो समझना शुरू किया। इनिशियली मैंने सरकार की रिपोर्टें पढ़ी, गवर्नमेंट की, और वो रिपोर्टें पढ़ने के बाद में मेरा माइंड था कि ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट ठीक है, बिकॉज उसमें से कम अगर आप रिपोर्ट को पढ़ेंगे स्टैंड अलोन, खासकर डीडी खोसा कमीशन की रिपोर्ट को, बहुत कन्विंसिंग है क्योंकि वो आदमी बहुत जबरदस्त राइटर था वो। तो बड़ी कन्विंसिंग रिपोर्ट है वो, बड़ा अगर आपको नहीं पता पूरी कहानी और आप सब वही रिपोर्ट पढ़े तो आपको लगेगा ये तो बिल्कुल ठीक बोल रहा है। बाद में धीरे 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 करते 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 स्टैंड आने शुरू हो गए कि इसमें प्रॉब्लम आ रही है। फिर उसके बाद हमें मुखर्जी कमीशन में हमको गवाही के लिए बुलाया। वहाँ पे फिर हम लोग गवाही के लिए गए हैं। तो विटनेस नंबर 48 है प्रणब मुखर्जी, 49 नंबर मेरा कुलीग था, 50 नंबर मैं था, और मेरे ख्याल से नटवर सिंह भी 51-52 नंबर में भी उनको, क्योंकि इन दोनों की हियरिंग मैंने देखी थी, वहाँ आमने सामने हुई थी हमारे। तो तो ये जो प्रोसेस जो आप मुझे बता रहे हैं कि जो हमने ये जो मैंने स्टार्ट प्रोसेस की 2000 में कि वो मरे हैं कि नहीं मरे हैं, ये मेरे को ओवरनाइट नहीं हुआ, धीरे 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 धीरे। लेकिन तो ये जो प्रोसेस थी रियलाइज करने की कि उनकी डेथ नहीं हुई है या फिर वो ये स्टोरी ठीक है, ये प्रोसेस धीरे 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 आई है। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति हमको मिलता है, वो रहता है अयोध्या में, ठीक है, फैजाबाद अयोध्या में रहता है, और वो कहता है कि साहब ये आदमी गुमनामी बाबा था, सुभाष बोस थे। जी। मैं जाके उनसे एक बार मिलता हूँ, 2 बार बात हो गई, ठीक है। अब हो सकता है कि एक बार में मैं पूरी बात मुझे समझ में ना आए, हो सकता है मुझे लगे कि वो आदमी झूठ बोल रहा है, गलत बोल रहा है, मुझे पता नहीं। लेकिन आप ये मान के चलो कि अगर उसी व्यक्ति को मैं आने वाले 8-10 साल तक जानता रहूं और 8-10 साल में उससे मैं सैकड़ों बार उससे बातचीत करूं, तो मुझे मालूम चल जाएगा ना कि वो आदमी झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, कि झूठ बोलने का मोटिव होना चाहिए। हाँ जी, मैं आपको बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ सर। और क्योंकि अभी आपने प्लेयर्स की बात की, उस स्टोरी की जिसको आप बताते हो कि गुमनामी बाबा की है, जिसमें आप पूरी दुनिया ऑलमोस्ट मानती है कि हाँ ये थ्योरी ना बहुत मानने लायक है। तो इस थ्योरी में कुछ प्लेयर्स की आपने बात की, बिकॉज आई हैव बीन फॉलोइंग यू सिंस अ लॉन्ग टाइम नाउ। आई वुड लाइक टू नो अबाउट द प्लेयर्स लाइक डॉक्टर बैनर्जी एंड स्टफ। आपने बैनर्जी डॉक्टर के बारे में बताया कि हाँ एक डॉक्टर थे बैनर्जी जो आए, जिनका एनकाउंटर हुआ गुमनामी बाबा के साथ, और उनका ये बोलना था कि हाँ ही वाज समवन, उसको देखते ही उनको लगा कि अरे ये सुभाष चंद्र बोस जैसे दिखते हैं बिल्कुल। और उन्होंने कैसे आके अपने घर पे बताया कि ये बिल्कुल सुभाष चंद्र बोस जैसे ही लग रहे थे मुझे। तो व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड सच प्लेयर्स? व्हाट इज द स्पेसिफिक स्टोरी बिहाइंड बैनर्जी? स्टोरी बहुत लंबी है और मल्टीपल सोर्सेज से चीजें निकल के आती हैं। आप एक
चीज से मतलब एक आदमी बोलता है उससे हम कंफर्म नहीं करते ना 50 चीजों से। क्या जी, डॉक्टर बनर्जी को तो मैं बहुत लंबे टाइम, डॉक्टर बनर्जी को आपने जो बोला, डॉक्टर बनर्जी जो अब शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे आज के दिन में अगर आप मुझसे बात करोगे तो मैं इंद्रनील बनर्जी का नाम लूंगा, जो अभी वहां पर अयोध्या में रहते हैं, वो डॉक्टर है। तो अभी आज के लिए डॉक्टर साहब वो है हमारे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उनके पिताजी जो डॉक्टर प्रेमचंद बनर्जी, जो मैं एक्चुअल में जिनको जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो अब हमारे जी, बीच में नहीं रहे। और उनके ऊपर थे उनके फादर डॉक्टर टी बनर्जी, जो उनके दादा, जो इंद्रनील हुँ, जो अभी डॉक्टर बनर्जी है, उनके ग्रैंडफादर। तो ये जी, सबसे, ये तो पूरी फैमिली बहुत स्पेशल फैमिली थी, मतलब नामी बाबा के बहुत लोगों ने उनसे बातचीत की, ठीक है। लेकिन ये फैमिली बड़ी खास थी क्योंकि इनको शक्ल वकल पूरी दिखाई है, औरों को भी दिखाई थी, बट इनको जो एक्सेस मिला था किसी को नहीं मिला। उसका कारण था कि वो टी बनर्जी के थ्रू हो गया। तो ये स्पेक्ट्रम क्या है कि इंद्रनील जो है, ही इज द यंगेस्ट पर्सन हु सॉ नमी बाबा, बट ही वाज टू यंग टू नोट हुँ, एनीथिंग, बट देखा बचपन। तो अभी वो डॉक्टर है अभी। तो पिताजी जो थे प्रियव्रत बनर्जी, उन्होंने उन्होंने टाइम बिताया, और लकीली फॉर अस उन्होंने मुखर्जी कमीशन में गवाही दी, और उन्होंने हमको और मीडिया वालों को बहुत बाइट्स दी, तो हमारे साथ में रहे। टी जो बनर्जी, जो उनके मतलब जो प्रियव्रत बनर्जी के पिताजी थे, वो उन्होंने नेताजी को लखनऊ में देखा था। नेताजी लखनऊ में 1939-40 में आए थे। तो ये बंगाली परिवार है जो मेरे ख्याल से 4-5 जनरेशन पहले बंगाल से होकर के लखनऊ में आकर के बेस आउट हो गया था। तो टी हुँ, बनर्जी ने सुभाष बोस को, उन्होंने उनकी मिसिस ने नेताजी को 1930 एंड 40 में जब वो यूपी में घूम रहे थे, उनको देखा था। तो ये हुँ, डॉक्टर टी बनर्जी जो थे, इनका कनेक्शन गुमनामी बाबा भगवंत जी के साथ में एक्सीडेंटली 1975 के बाद हो जाता है। जब उनको एक्सेस मिला तो उनकी मिसेस ने बोला कि मुझे भी एक्सेस चाहिए, तो मिसेस को मिल गया। मिसेस के बाद में उन्होंने अपने बच्चे को, प्रीबोध को भी वहां डाल दिया। तो प्रीबोध की मिसेस जो है रीटा आंटी, वो भी चली गई। तो ऐसे पूरी फैमिली को वहां से एक्सेस मिल गया। तो मैं जब डॉक्टर साहब को तो मैं जानता था नहीं पहले, मुझे तो सिर्फ उनके बारे में पढ़ा था। तो हुआ ये था कि हम लोगों ने हिंदुस्तान टाइम्स में एक इन्वेस्टिगेशन की, उसके भी दो फेज थे। पहले फेज में हम हुँ, लोगों ने प्रियंका की थ्योरी को उड़ा दिया कि ये प्रियंका की थ्योरी ठीक नहीं है, और वहां हम लोगों ने हुँ, एक सवाल पूछा था। ये मैं आपको जिस टाइम की बात बता रहा हूँ, ये 2000 की बात कर रहा हूँ, जब इंटरनेट नया नया आया था। हम लोगों ने इंटरनेट की एज देखी है कि कैसे इंटरनेट आया। इंटरनेट जो है वो बिल्कुल, 95 के अंदर अमेरिका के अंदर बहुत बड़े लेवल पे स्टार्ट हो गया था। भारत में ये आके आपके 97 98 में जाकर के इंडिया में, और उसी टाइम पे बाहर हमारे आईआईटी के बहुत लोग जो हैं, पहला बैच अमेरिका गया है, और धीरे धीरे वेबसाइट बननी शुरू हुई। तो 2000 तक आते आते इंटरनेट वेबसाइट अवेलेबल थी, काफी लोग इंटरनेट पे आ गए थे। फोटोग्राफ्स लोग देखते थे, क्योंकि वीडियो डाउनलोड होने का सिस्टम इतना बैंडविड्थ नहीं था, इतना जबरदस्त, तो आपको पता है कि सिचुएशन बिल्कुल नहीं था। जी, लेकिन कम से कम एडवांटेज ये हो गया था कि लोग इंटरनेट पे अखबारें पढ़ा करते थे, और ये हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह। और ये था कि बैरियर नहीं था, कोई भी आदमी ऑडियंस देख सकता है इन चीजों को। तो हमने जब हिंदुस्तान हुँ, टाइम्स पे ये इंक्वायरी करवाई अपनी, और उसके बारे में हमने एक सवाल लोगों से पूछा कि व्हेन डू यू थिंक नेताजी डाइड, दे डाइड इन 45 और नॉट। हुँ, तो वो कहानी अलग अलग लेवल पे चलती है, तो कहानी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। तो मुझे कहीं से खबर लगती है कि वो सरकार से खबर मिलती है, सरकार के सोर्सेज से, कि ये कहानी 85 तक आ रही है। तो तब मुझे फिर एकदम से wow, he दिमाग was में आया, alive till 85, that is what you mean. He was alive till 85 हाँ, तो as ये Gumnami ये Baba. जो ये जो ये जो मुझे ये जो लीड जो मुझे मिली है, वो गवर्नमेंट के साइड से मिली है, 19 ये जी, दिल्ली है। वाह! इसका लिंक गुमनामी वाह! बाबा के साथ नहीं है, तो उन्होंने ये वर्ड यूज नहीं किया, बट उन्होंने बोला कि सरकार के पास सब रिकॉर्ड है, और ये बड़ा टॉप इंडिया का बेस्ट केप्ट सीक्रेट है, और इसमें ये कुछ मुझे बातें बोली उसमें, उन्होंने खतरनाक से कुछ उसमें से बोला कि 85 तक था। तो गुमनामी बाबा वर्ड यूज जी, नहीं किया। मैं उस टाइम तक, मुझे गुमनामी बाबा नाम में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। हम लोग दिल्ली के लोग हैं, हमें तो नाम सुन के भड़क गए थे, क्या ये पागलपंती की बात है, कौन सा गुमनामी बाबा से बात जुड़ जाएगा, एक और भी यूपी में आके जी, बैठेगा भैया, ये तो बड़े समझ में नहीं आता। तो मैं उसको, मेरा हैड कंप्लीटली बिल्कुल, क्लोज माइंड। लेकिन जब उन्होंने 85 वर्ड यूज किया, मैं जब सोचता रहा ये क्या बोला, क्योंकि मुझे उनके, जो उन्होंने मुझे बातें बोली हैं, बहुत ऐसी बातें बोली कि समझ में नहीं आया कि क्या इतनी हाई लेवल की बात और इतनी कंट्रोवर्शियल चीजें हैं, इतना कुछ है उसमें। तो मैं उसमें से फिर जब ढूंढने लगा, तो मुझे याद आया कि जब हम लोगों ने हिंदुस्तान टाइम्स में ये लिखवाया था, सवाल पूछा था कि अगर नेताजी कब मरे, अगर 45 में नहीं मरे, तो मुझे याद है हुँ, किसी ने हमको मैसेज डाला था, मैंने चेक किया, मुझे मैसेज मिल गया कि सेड आई नो ही डिड नॉट डाई इन 45 बिकॉज ही वाज हियर विद अस टिल 1985। तो ये 85 वर्ड वाओ! वहां पर आ गया। तो मैंने फिर वो, जिसने लिखा था, तो मैंने उससे कांटेक्ट किया, तो ये इंद्रनील बैनर्जी जो थे वो निकले। तो उन्होंने, इंद्रनील ने मुझे बोला कि ये मेरे मेरे पापा ने मुझे बोला लिखने के लिए। तो माय फादर इज आल्सो डॉक्टर, हुँ, तो डॉक्टर बैनर्जी जो, उनसे आप हुँ, बात।
तो मैंने उनके पिताजी डॉक्टर साहब जो है हमारे विवेक बनर्जी, उनसे मैंने बातचीत करी। तो मैंने फिर एक तो आपको मालूम चल जाता है कि आदमी कितना क्रेडिबल है। तो अयोध्या में बैठे हैं, डॉक्टर हैं करके, फिर डॉक्टर साहब की पर्सनैलिटी अच्छी थी, बड़े स्मार्टली बोलते थे और इंग्लिश में अच्छा बोलते थे। तो ऐसा नहीं कि वहाँ बैठे कोई आदमी कोई मतलब मैं उस पर नहीं आ रहा कि इंग्लिश वाले हिंदी वाले ऊपर नीचे नहीं होते, लेकिन एक आइडिया लग जाता है कि सोफिस्टिकेटेड आदमी था, वो ढंग की बातें कर रहे थे। मैंने डॉक्टर साहब को हल्का सा मिस्टीक भी किया, मैंने उनसे पूछा कि भाई इनकी हाइट कितनी थी आपने जिनको देखा, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो मुझसे थोड़ा छोटे थे। डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से 5'10" के आसपास के होंगे, इतना ही उन्होंने बताया कि 5'9" ओके के आसपास, 5'9" के आसपास, मतलब मुझसे छोटे थे, मतलब उनकी डॉक्टर साहब की हाइट मेरे ख्याल से 5'10" याद है, बट उन्होंने मुझे वो फिगर बताया था। तो मैंने बोला नेताजी तो 6 फुट के थे, तो उन्होंने बोला ठीक है भाई 6 फुट के तो थे, तो क्या कर सकता हूँ मैं, तो नहीं होंगे। तो इसका मतलब मुझे उनसे बात करके लगा कि ये जो डॉक्टर साहब है ब्लफ नहीं कर रहे हैं, ही इज नॉट टेलिंग अ लाई, ही हैज मोटिव टू टेल लाइज, खाते पीते हैं, अच्छा उनका प्रैक्टिस चल रहा है, उल्टा ये बोल के अपना नुकसान ही कर रहे हैं। तो किसी का झूठ बोलने का मोटिव नहीं उनका बिल्कुल नहीं था, और बड़े परसुएसिव थे, सीधी से बात करते थे करके। तो देन आई फाउंड हिम टू बी वेरी क्रेडिबल। तो अगर वो ना होते, मैं आज सोचता हूँ उसके बारे में, अगर आपने मुझे याद दिलाया उनका, अगर डॉक्टर विवेक बनर्जी नहीं होते, उनकी वजह कोई और होता, तो शायद मैं भी डिसएंगेज हो जाता। लेकिन वो एक बड़े, मैंने बोला कि उनके बात करने का स्टाइल अच्छा था, बड़ा क्रेडिबल किस्म के पर्सन। तो उनकी बात से मुझे लगा कि ये आदमी जो है ना, ये गलत नहीं बोल रहा है, ये आदमी इज वेरी ट्रूथफुल। उसके बाद में फिर धीरे 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 ये बिल्डअप होना शुरू हुआ। तो मैंने कहा ओवर अ पीरियड ऑफ लाइक वाइज ईच एंड एवरी पर्सन इन यूपी एंड इन कलकत्ता, बंगाल में, हम लोगों ने, सब लोगों ने उनसे बार बार उनसे मिले, उनको हम बहुत लंबे समय तक जाना। अब तो हमारे सबसे हमारे पर्सनल रिलेशनशिप है, तो फैमिली के लोग से बात हो गए। तो ये जो हमने बोल दिया गुमनामी बाबा नेताजी थे, तो ये कोई ऐसा नहीं कि एक दिन में हमारे को दिमाग में खबर आ गई, इसको ठोक बजा करके, तभी इतना मैं चौड़ा होकर पब्लिकली कह रहा हूँ कि वो थे, सारा सिस्टम, सारी गवर्नमेंट कह रही नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं, तो मैं कुछ कॉन्फिडेंस है, वही बोल रहा हूँ। जी सर, मैं गुमनामी बाबा पे आना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग अब बहुत टाइम से स्टोरी को हम भी सुन रहे हैं, अब तो मेन स्ट्रीम मीडिया में आ गया और बहुत बड़े लोग इसको उठा रहे हैं। हमने मेन स्ट्रीम करवाया, जी बिल्कुल। हमने मेन और स्ट्रीम मेरा कराया। यहाँ ये भी पहले फैक्टर है। तो लोग मजाक उड़ाते, तो मैंने ये आज से 2-3 से पहले लिख दिया था कि अगर हम साबित ना भी कर पाए तो कम से कम मेन स्ट्रीम कर देंगे इसको। आज उनका नाम हर नहीं, दुनिया क्रेडिबल है में स्टोरी में, बिल्कुल क्रेडिबिलिटी है, तभी आज जाके वो मेन क्रेडिबल है स्ट्रीम भी ना, हो रहा है। आज क्रेडिबल है। 7-8 साल पहले तो लोग पागल बोलते थे मेरे को, मुझे लोग पागल बोलते थे, पागल है मेरे को, तो जी, क्रेडिबल हुई, मेरे को हमने समझ करी में आ है। रहा है, क्योंकि आपने 2000 से शुरू किया था, और अगर आप ये मुझे भी आके एक बार समय बोलोगे 5 साल 10 साल पहले कि हाँ यार, सुभाष चंद्र बोस वाज अलाइव टिल 85 एंड देन ही डाइड इन यूपी। अच्छा सर, ये जो गुमनामी बाबा है, कुछ लोग जो अभी भी होंगे ऐसे जो जिनको गुमनामी बाबा के बारे में नहीं पता, तो एक बार आप थोड़ा गुमनामी बाबा का ब्रीफ बता दीजिए, और उसके बाद से मैं उसके आसपास मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना पहले चाहता हूँ। पहले तो मैं आपको, लेट अस इससे अबाउट क्या। पहले मैं आपको, मुझे ये बताना जरूरी है, जंप नहीं कर सकते कि प्लेन क्रैश की थ्योरी है, ठीक है। तो पहले आपको श्योर, यस। गुमनामी बाबा से जान से पहले हमको ये पूछना है कि भाई आप सरकारी प्लेन क्रैश की थ्योरी क्यों नहीं मानते आप? उसके बिल्कुल। मल्टीपल कारण है, मतलब बहुत डिटेल में कहानी, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत सारे लोग बातें बोलते हैं, लेकिन मेरे पास बहुत सारे कारण है। सिंपल से कारण ये है कि 19 मेरे पास 1000 कारण है, बस मैं आपको एक सिंपल कारण दे रहा हूँ, सबको समझ में आ जाएगा। 1997 में जैसे नेताजी को 1990 के दशक में काफी उनका नाम आना शुरू हुआ, तो उसका कारण एक ये था कि 97 में नेताजी का जन्म शताब्दी आने वाला था, 100 साल, और उसी टाइम में भारत को आजाद हुए 50 साल होने वाले थे। तो इसको लेकर के 90 के दशक में 91, 92, 93 के ऑनवर्ड्स नेताजी को लेकर मीडिया में खबरें उस जमाने में आनी शुरू हो गई थी, इंटरेस्ट पैदा हुआ था। तो करते फिर लोगों ने, जो लोग ये बोलते हैं कि नेताजी मर गए प्लेन क्रैश में और उनकी अस्थियां जापान में पड़ी है, तो लोगों ने ये बोला कि उनकी अस्थि लाने का टाइम हो गया, इतना साल हो गए क्यों बेकार में, 50-100 साल हो गए, क्यों, कब तक आप इंतजार करोगे, अब तो वापिस जिंदा नहीं है वो, अस्थि लेकर और जापान में पड़ी है, लोग जापानी भी ज्यादा तंग पड़ गए। तो वो उस टाइम पे, जहाँ तक मुझे याद है कि मुलायम सिंह यादव जी ने स्टेटमेंट कहीं दे दिया था कि मैं लेकर आऊंगा, फिर बात करते करते, मेरे ख्याल से उनको नहीं मालूम था कि क्या बोल रहे हैं, उनको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। तो फिर कलकत्ता हाई कोर्ट में किसी ने पिटिशन केस लगा दी। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड कि कोर्ट में बोलना और बात है, और यूट्यूब के वीडियो देना और बात है, और टीवी के अंदर बाइट देना और बात है, ठीक है ना। कोर्ट में चलता है, और कोर्ट में जज अलग अलग किस्म के होते हैं, खासकर एक ऐसा जज जिसको केस में इंटरेस्ट पैदा हो जाए, उसको आप
घुमा नहीं सकते। तो उस टाइम बिल्कुल। पे पता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे प्रभाशंकर मिश्रा जी, अब नहीं है वो, जी, यहीं ग्रेटर नोएडा जी। दिल्ली में रहा करते थे वो। प्रभाशंकर मिश्रा जी जो थे उन्होंने, मैं उनसे मिला बाद में, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जो कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है। उन्होंने सरकार के वकील जी। से पूछा तुम्हारा क्या है, तो सरकार के वकील ने एक्सेप्ट कर लिया कि प्लेन कैश की थ्योरी के बारे में कहा जाता है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे मिसमैच हो रहा है, एविडेंस जो है कंट्राडिक्टरी है, सो ऑन सो वाह! फोर्थ। तो सरकार के वकील वाह! ने ही कोर्ट के सामने एडमिट किया कि प्लेन कैश की थ्योरी जो है वो क्रेडिबल नहीं है। उसके बाद जब कोर्ट ने हुँ, आदेश दिया तो मुखर्जी कमीशन बन गया। मुखर्जी कमीशन जब हुँ। बना उसके सामने भी सरकार के वकील ने ही बोला कि ये प्लेन कैश नहीं हुआ है, ठीक है। ये और इतनी ये बड़ी बात है कि इतना बड़ा इतने बड़े लेजेंड के साथ ऐसा कुछ हो जाता है और सरकार एक कहानी फैलाती है पहले और फिर बाद ये में खुद ही आके एडमिट करी इतनी कोर्ट इतनी में। इतनी इतनी बड़ी बात का मतलब, मेरा मानना ये है, इतनी बड़ी बात का ये है कि अगर जी। ये सर्कमस्टेंस जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये नेताजी के बारे में नहीं होती और किसी अर्बन नक्सल के बारे में होती या किसी मिठाई ठेले के हुँ, बारे में होती, किसी ठग के बारे में होती, तो कोर्ट रात को 3 बजे खुल जाते। तो एक हमारी भी हमारी बदकिस्मती है कि सेंसिटिव लोग ही मर गई है सिस्टम के अंदर। यही सर्कमस्टेंशियल हुँ, डिटेल्स अगर किसी और केस के अंदर होती, तो देश में बवाल मच जाता। प्रॉब्लम ये हो सही रही है बात कि है। हमारा देश अभी, प्रॉब्लम है या गुड है या बैड व्हाटएवर, अभी 2 फॉर्म में बँटा है, राइट और लेफ्ट एसेंशियली ट्रू, मोटा-मोटा। अब उनके वेरी ट्रू। अपने इकोसिस्टम है। अब ये दोनों इकोसिस्टम पूरे सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं। जब वो पावर में है तो वो करेंगे, जब ये है तो वो करेंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारा वाला केस कहीं फिट नहीं हो रहा। अदरवाइज़ ना अगर राइट हमारा ना लेफ्ट। मान लीजिए कि हम लोग लेफ्ट में अगर होते, जी, मान लीजिए कि ये लेफ्ट के किसी काम का केस है, गुमनामी बाबा, एक जी, झटके में प्रशांत जी। भूषण हमारा केस लेके खड़ा हो जाएगा। उसके बाद देखना कि वो कैसे लोग, कोर्ट हुँ, वाले कैसे रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। जज भी देखे सब प्रशांत साहब खड़े हुए हैं, पूरा सिस्टम खड़ा होगा आपके लिए, पूरे जितने बड़े नाम खड़े हो जाएंगे। तो वो प्रॉब्लम है कि वो कभी ऐसा हुआ नहीं, उसमें वो एक अलग कहानी है, मुझसे बाद में हुँ, चलेंगे। तो अदरवाइज जो नेताजी वाले केस में जो सर्कमस्टेंशियल डिटेल्स है, जो उस पूरे केस में हुँ, कहानी गवर्नमेंट ने कैसे रिपोर्टें छुपाई हैं इंटेलिजेंस, मैं अगर आपको ये, जैसे आपको ये बताऊं कि लोग बार बार नाम ले रहे हैं कि साहब एक खोस्ता कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट ये थी वो थी। आप मुझे एक बात बताओ, जी, कल को कोई गुजरात पे इंक्वायरी होती है दंगों पे, और बाद में खबर जी। आती है कि जो जज जो जिसको आपने कमिश्नर ऑफ इंक्वायरी का हेड बनाया हुआ है, वो मोदी जी पे किताब लिख रहा है, आप उसकी रिपोर्ट मानोगे क्या? ये लोग बिल्कुल, मानेंगे? शक तो होगा नहीं एक बार मानेंगे। के लिए। जी, बिल्कुल नहीं शक मानेंगे, होगा, बिल्कुल कोई जो मानेंगे जज जो बिल्कुल जो शक होगा। इंक्वायरी की तो किताब लिख रहा है उसके विरोध में। तो वो सही बीबी बात है। खोसा जो था वो पूरा नेहरू गांधी खानदान का चमचा नंबर 1 था वो इंदिरा गांधी भी किताब लिख रहा है बैठ करके, "वो तू कौन सा जज है भैया, तू ये क्या काम हरकतें कर रहा है?" अब ये बातें हुँ, हम लोगों को इसकी बताए समझ में नहीं है कि वो सेंसिटिविटी नहीं है उन लोगों के अंदर, और अपनी एक हाई एक्सेप्टेंस सोसाइटी नहीं का है। एक्सेप्टेंस नहीं है, और हाई सोसाइटी का जो प्रॉब्लम आ रहा है खासकर इंडिया में, कि हाई सोसाइटी जो है बाय डिफॉल्ट वेस्टर्नाइज्ड है इस कंट्री के अंदर। उनके नेताजी को देखने का नजरिया, भारत की जो हाई सोसाइटी है और जो रूलिंग एलीट क्लास है, वो उनको अभी भी अंग्रेजों की निगाहों से देखते हैं। जो चश्मा आपको हुँ, न्यूयॉर्क के अंदर लंदन में मिलेगा, वही चश्मा वो आंखों में लगाते हैं। जी, वो इंडियन नेस का चश्मा नहीं है उसके अंदर, तो कम से कम से बात को उसके बारे में, जो उसमें सही बात है। स्टैंडर्ड, जो उनके जो स्टैंडर्ड जो बातें आती है ना कि उनके बारे में कि साहब वो तो अंग्रेजों के साथ, वो जापानी के साथ थे, ये था वो था। आप उस हिटलर सिचुएशन हिटलर के नाम पे काफ़ी उनको वो किया जाता है, टारगेट किया आप उस जाता है। सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं, उस पे कमेंट्री देते हैं, जैसे कि आप खुद अंग्रेज हैं। मेरा नजरिया भारतीय नजरिया हुँ, होना चाहिए। मैं अंग्रेज नहीं हूँ, ये लंदन नहीं बिल्कुल, है, ये बिल्कुल। कंटैकी नहीं है, ये दिल्ली है। तो मैं यहाँ के हालात के हिसाब से कि 1940 में हमारे देश की हालत क्या थी, उस टाइम देश का हुँ, नेशनल इंटरेस्ट क्या था, है ना? अब जिस तरह की गाली गलौज चर्चिल ने करी हमारे बारे में, हिटलर ने ऐसी गाली गलौज नहीं करी है हमारे बारे में। मुझे अपनी कंट्री को देखना है, मुझे और कंट्रीज को नहीं देखना है। आज पूरा वेस्टर्न कंट्रीज बंगाल में पुतिन, बंगाल फेमाइन में बंगाल फेमाइन में हिटलर हिटलर तो जो थे वो तो जो भी था वो। लेकिन चर्चिल ने कौन सा कम कांड किया है? चर्चिल ने नहीं नहीं बंगाल नहीं नहीं फेमाइन नहीं, के आप अंदर वो भी कितने सुनो, लोग नहीं मरवाए। कम, नहीं नहीं कम की बात नहीं है। हिटलर ने हमारा कोई बंदा नहीं मरवाया, उसने आपकी मदद तो करी है, उसने ज्यूज मारे हैं उसने, हुँ, उसने बाकी लोग मारे हैं, हुँ, हमारे बंदे नहीं मारे, हमें हमें सपोर्ट किया उसने, ठीक है जी। हुँ, चर्चिल ने हमारे बंदे मारे, तो मैं तो कोई कंपेयर ही नहीं कर रहा। मेरे को अब हुँ, चोट लगी है, मुझे उसकी चिंता है भैया। अगर मेरा भगवान ना जी। करे कल को मुझे, अभी जैसे मुझे पैर में मच्छर काटेगा, मुझे उसकी चिंता है। आप मुझे बोलो कि भैया मैं वो बैठा हूँ, मेरे को यहाँ पे मेरे गाड़ी सड़के पर, और भैया पहले मैं अपने मच्छर को देखूंगा, मुझे अपनी चिंता है, अपने शरीर की चिंता पहले करूंगा, आपकी बाद में करूंगा।
तो हमें अपनी कंट्री को देखना है कि हमारी कंट्री में क्या इंटरेस्ट है, हमारे यहाँ क्या हो रहा है। तो मेरे लिए हिटलर खराब, दुनिया के लिए खराब है तो मेरे लिए खराब है, लेकिन कि हमारी नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में उनका जर्मनी का कंट्रीब्यूशन है। ये जो चर्चिल था वो हरामी बैठ के गाली गलौज देख के हमको देख गया है। तो मेरे लिए वो विलन है, मेरे लिए वो वॉर क्रिमिनल है, मेरे लिए वो वॉर क्रिमिनल नहीं है, वो एक पूरे सोसाइटी, पूरे ह्यूमैनिटी का वॉर क्रिमिनल हो। तो ये सर क्रैश को लेकर 1945 में जी 1945 में सपोज करते हैं कि वो प्लेन क्रैश जो था वो फेक था और हम वहां से वो निकल गए, लेकिन अब मुझे जरा ये बताइए, क्योंकि उस टाइम पे तो ब्रिटिशर्स का पूरा वो था, राज था इंडिया के अंदर, जापान वाज अ कोलैप्सिंग पावर, जापान वाज गोइंग टू सरेंडर, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने पे था और ये क्रैश होता है, तो वो एस्केप जो था नेताजी का वो कैसे हुआ सर? तो जापान ने सरेंडर जो है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी जापान ने सरेंडर 15 अगस्त को अनाउंसमेंट करा, ठीक है। उसके बाद में फिर 20-25 दिन के बाद में उन्होंने सरेंडर कर दिया। तो जिस टाइम पे प्लेन क्रैश होता है तो जापानीज स्टिल इन कमांड कंट्रोल, नंबर 1। यस और उसके अंदर भी वहाँ अलग 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 धड़े थे, मतलब इतना बड़ा सिस्टम है, इतनी बड़ी मशीनरी है उनकी। तो कहानी निकल के आ रही कि जो कुछ फौज के उनके बहुत बड़ा एक उनका फील्ड मार्शल था, वो उसने उनको भागने में मदद करी है अपनी पर्सनल उसके ऊपर। जब अंग्रेजों ने इंक्वायरी स्टार्ट की है, उस जमाने की इंटेलिजेंस की इंक्वायरी शुरू हुई है, तो उनको मालूम चल गया कि सुभाष बोस को ये बात मालूम थी जब वो जर्मनी में थे कि ये लोग एक्सिस लड़ाई हार जाएंगे। जब वो भारत से गए थे तो एक्सिस की हालत बहुत अच्छी थी। इनफैक्ट 1942 में जापानीज ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी की धज्जियां उड़ा दी थी सिंगापुर में। एक्चुअली आजकल ये बड़ी डींगे मारते हैं, लेकिन असलियत ये है कि अगर रूस और अमेरिका अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नहीं आते, जापानी इनको कच्चा खा जाते। खासकर हमारे ये जो चमचे अंग्रेजों के जमाने के, ये हमारे राय जो हिंदुस्तानी थे, इनका जो बैंड बजाया था चाइनीज जापानियों ने 1942 में सिंगापुर में, तभी तो छोड़ के भागे थे मैदान वहां पे सरेंडर करके, ये पीओडब्ल्यूज बने करके। ये तो बाद में अमेरिकन ने एंटर किया लड़ाई में और रशियंस ने किया तो लड़ाई जीते ये लोग। जापान तो उनको कच्चा खाया था। तो ये उस टाइम पे इनका अपर हैंड था। जब सुभाष बोस गए थे तो उनकी प्लानिंग में प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन सरकमस्टेंस उनके हाथ में वहां करते 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 लेट हो गए। वहां पे 1 साल निकल गया और वहां पे जर्मनी ने अटैक कर दिया रशिया के ऊपर। तो सुभाष बोस की सारी प्लानिंग खत्म हो। तो उनको मालूम था कि एक्सिस फोर्सेस लड़ाई हार जाएंगी। जब वो भारत में यहाँ पर आए थे, इधर जब जापान में आए और यहाँ से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनको मालूम था कि हाँ क्या होने वाला है। और उनको मालूम था कि हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, कि हमारे पास में इतनी क्षमता नहीं है कि हम लोग अंपायर को इस आर्मी से हरा दे। लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। आज हम आज अंतरिक्ष में अपने जहाज भेज रहे हैं, लेकिन जब शुरुआत की थी आज से 40-50 साल पहले, हमारे वो साइकिल पे गए थे ना, तो कहीं ना कहीं तो खड़ा होने की साइकिल तो चलाओगे तभी तो होगा। सुभाष बोस तो काफी आगे निकले, तो उन्होंने वो स्टार्ट करा। तो उन्होंने किया और उनको मालूम था ये नहीं होगा। लेकिन जब उनको मालूम, और ये बाद में अंग्रेजों ने रिपोर्ट पकड़ ली, आज रिपोर्टों में सब जगह में आ गया कि लड़ाई खत्म होने के महीनों पहले उनको प्लानिंग वो कर रहे थे कि लड़ाई खत्म होगी, ये लोग हारेंगे और मुझे फ्रीडम स्ट्रगल कंटिन्यू करना है। तो उनको ऑप्शन थे अलग अलग कि कहाँ कहाँ वो जा सकते हैं। तो जैसे एक ऑप्शन था कि हो ची मिन के साथ मिलकर वियतनाम वाले के साथ में कुछ अंडरस्टैंडिंग की जाए। तो उन्होंने आनंद मोहन साहब को वहां भेजा भी था। आनंद मोहन साहब बाद में हो ची मिन का दोस्त बन गया। और फिर वो उन्होंने कोशिश की कि ये चाइनीज जो थे अपने माओ त्से के साथ में कुछ करें, क्योंकि उस समय आने का चाइना और अब का चाइना अलग अलग है, बहुत अलग। सबसे वर्केबल प्लान जो था वो यही था कि आप रशिया के साथ शेल्टर मांगो, वो आपका पहले मदद कर चुके हैं। तो इवेंचुअली वही हुआ। उन्होंने प्लेन क्रैश की एक नकली स्टोरी को प्लांट किया है, और उस स्टोरी को प्लांट करके जब तक वो कंफ्यूजन हुई और जब तक उनको समझ में आया, ये आदमी रशिया निकल जाता है और रशिया में जाके उनको एजालम मिल जाता है। रशियन उनको वहां पे एजालम दे देते हैं, और यही फाइलों में रिपोर्ट में आ रहा है। और मम्मी पापा ने भी यही बात बोली कि वो रशिया जाने की प्लानिंग थी, वो वहां गए और वहां जाकर के वो कुछ साल तक रूस में थे वहां पे। तो ये उन्होंने ये बातें एक बड़ी ये इंटरेस्टिंग कहानी हुई है कि महात्मा गांधी देश के सबसे बड़े नेता थे उस समय, उस दौर में जब सुभाष बोस की डेथ होती है नॉर्दर। और इसका मतलब कि गांधी जी के जो संबंध थे या उनके कॉन्ट्रैक्ट थे वो बहुत हाईएस्ट लेवल के लोगों के साथ में थे, ठीक है। उसमें से एक आदमी जो उनका कॉन्ट्रैक्ट में था, और गांधी जी के सुभाष बोस की डेथ के बारे में कुछ कंट्रोवर्सीज है बीच में, कि शुरुआत में उन्होंने सब लोगों ने कहा था कि डेथ नहीं हुई है, वापस आएंगे, ठीक है। बाद में कहीं उन्होंने पर्सनल कमेंट भी मारे, बाद में फिर उन्होंने स्टैंड चेंज कर दिया कि नहीं वो तो मर गया, छोड़ो, मैंने तो ऐसे ही कहा था करके।
तो ये बात उस सबके घटनाओं के बाद की है, और इसके बारे में किसी को खबर नहीं थी बहुत 1990 के दशक तक, किसी को, मतलब 90 क्या, इवन अभी तक लोगों को कोई समझ नहीं है उस पूरे केस की। हुआ क्या कि 1946 जून जून जुलाई जुलाई 46, सुभाष बोस को मरे हुए ऑलमोस्ट 1 साल के बाद में एक लुई फिशर नाम का एक बहुत जाना माना अमेरिकन जर्नलिस्ट, अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट था, पुलित्जर अवार्ड उसको मिला था, वो गांधी जी का बायोग्राफर था। उसी की किताब पे वो फिल्म गांधी बनी है, जिसपे एटनबरो को, जिसको ऑस्कर अवार्ड मिले थे 8, जी, जी। वो लुई फिशर। तो लुई फिशर जो है गांधी जी से मिलने आता है। लुई फिशर वाज एक्चुअली फ्रेंड ऑफ इंडिया, ही वाज इन फेवर ऑफ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल एंड ही न्यू सुभाष बोस, ही न्यू एवरीबॉडी, बट ही वाज एसेंशियली गांधी जी बायोग्राफर। तो वो गांधी जी से मिलता है, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, मिलता है और चला जाता है। उसके बाद की कहानी किसी को कि किसी को खबर नहीं पता क्या हुआ, क्या करते, क्यों मिले थे, जो भी था। लेकिन 1995-96 के में जाकर के, मतलब उस घटना के कोई 40-50 साल बाद जाकर के, लुई फिशर के जाने के मरने के बाद उसके घर वालों ने उसके पेपर्स दान कर दिए प्रिंसटन यूनिवर्सिटी अमेरिका में, और वहाँ यूनिवर्सिटी में वो कागज निकलने शुरू हो गए। तो उसमें से पहला कागज निकला कि गांधी जी जब कई बार बहुत सीक्रेटिव बातें बताया करते थे तो खुद नहीं बोलते थे, उनके असिस्टेंट लिखा करते थे उनके नाम पे, कि खुद नहीं बोलेंगे, असिस्टेंट बोल देंगे या वो लिख कर दे देंगे। तो गांधी जी की सेक्रेटरी थी खुर्शीद बहन नारोजी, एंड शी वाज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, शी वाज, अगर आप गूगल सर्च करेंगे, खुर्शीद बहन नारोजी दादा भाई नारोजी की ग्रैंड डॉटर थी, एंड शी वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर। अभी उनकी आज से कुछ साल पहले बायोग्राफी आई है, बीबीसी में खबर चली थी उसके बारे में। तो खुर्शीद बहन नारोजी वाज नॉट अ स्मॉल पर्सन, एंड शी वाज गांधी जी सेक्रेटरी, प्रॉपर सेक्रेटरी, एंड शी वाज कॉन्फिडेंशियल मैटर्स वगैरह में करके। तो खुर्शीद बहन नारोजी ने लुई फिशर को चिट्ठी लिखी, और वो चिट्ठी हैंड रिटन चिट्ठी, और वो वहां पे पेंशन में मिल रही है। हमारे यहाँ से सब उड़ चुका है, हमारे कुछ नहीं पता, हमारा देश तो सब भूल गया। अमेरिका में ये चिट्ठी 95 में निकल के आती है। तो वो चिट्ठी में उसने जो लिखा है, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी लिखी है, और ये चिट्ठी लिखी है गई है 22 जुलाई 1946 को, सुभाष बोस के मरने के ऑलमोस्ट साल के बाद। तो शी इज एक्सप्लेनिंग सर्टेन पॉइंट्स टू टू लुई फिशर, और लुई फिशर जो था ना, इन पॉइंट गांधी जी की बात को यहाँ वहाँ ले जाया करता था, अमेरिका में या दूसरी, क्योंकि उसके कॉन्टेक्ट फॉर इंटरनेशनल कॉन्टेक्ट उस आदमी के, इन्फ्लुएंशियल आदमी था, हमारे देश के लिए काम का, हमारे देश का भलाई कर रहा था वो। तो उन्होंने उसको बोला कि इंडियन आर्मी जो है, ये उस पर लिखा हुआ है कि इंडियन आर्मी इज नो लॉन्गर ऑफ द सेम टेम्परामेंट इट यूज्ड टू बी, कि भारत की जो फौज है ना, वो नहीं है जो पहले विश्व युद्ध में थी। आज के दिन में भारत की फौज के जो लोग हैं बड़े नेशनलिस्ट टाइप हो गए, और ये बात उसने बड़ा जबरदस्त ऑब्जर्वेशन दी, और ये उसको बताया उन्होंने। और फिर उन्होंने ये लाइन लिख दी कि अगर सुभाष बोस रूस की मदद से भारत आ जाएगा तो हम किसी को समझा नहीं पाएंगे। तो सुभाष बोस तो मर गया 1 साल पहले, तो ऊपर से तो ये मालूम है, वो कह रहे कि फौज हमारी ऐसी है, और अगर ये आदमी रूस से आ गया तो हम लोग फंसेंगे सारे के सारे। तो इतनी हाई, ये गांधी जी की सेक्रेटरी लिख रही है, वो गांधी जी के भी हाथ पे लिख रही है, वो गांधी जी के भी हाथ पे लिख रही है। पॉइंट ये है कि ये खबर मेरे को गांधी के कलेक्टेड वर्क्स में क्यों नहीं है, ये खबर मुझे अमेरिका से क्यों मालूम चल रही है, ठीक है ना। तो ये बवाल ये निकल के आ रहा है। बापू सच बोल, बापू ने क्यों नहीं बताया, ये कहानी है। अच्छा, उसके बाद में इंटरेस्टिंग कहानी है कि ये लुई फिशर जाता है मॉस्को, उसके बाद में वो इन्वेस्टिगेशन करने जाता है, और उसका एक रिपोर्ट हमारे हाथ लगा कि मॉस्को में गया, और मॉस्को में जाके इटालियन एम्बेसडर से मिलता है, इटली का जो एम्बेसडर है, वो उसको बताता है कि सुभाष बोस जो है वो जीवित नहीं मरा था करके। तो ये उसने नोट रखा। तो ऐसा नहीं कि उसने फिशर ने जाके इंक्वायरी करी जाके मॉस्को में, आई एम श्योर ही मस्ट हैव पास्ड आउट इन्फॉर्मेशन टू गांधी जी। तो यहाँ इस लेवल की बातें आ रही हैं कि मरने के बाद में गांधी जी पता लगा रहे हैं वहाँ पे थिंकिंग थे, लेकिन ये कागज इन लोगों ने गोल कर दी है, कोई डिस्कशन नहीं, कोई डिबेट नहीं, इंटेलिजेंस की फाइल्स हैं, इन्होंने निकलने नहीं दी कभी ढंग से डिस्कशन, आज भी कितने भी छुपाते हैं चीज़ों को। अब हुआ कि इतना टाइम चला गया, तो ये कहानी निकल के आ रही कि ये इशू है कि इवन गांधी को भी मालूम था कि वो रूस में थे, ना केवल वो जीवित है, वो रूस के अंदर है। तो ये रूस वाली 45 रशिया। तो उसके बाद में अब जब ये जो स्टोरियां आती हैं कि अब हमारे जनरल जीडी बख्शी साहब और हमारे सुब्रमण्यम स्वामी जी बोलते हैं कि मार दिया उनको, पूरा वो सुनाते हैं कहानी की, प्लास्टिक के बैग में घोट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। दैट इज फिक्शन, दैट इज नॉट, देयर इज नो प्रूफ, देयर इज नथिंग। कौन बोल रहा है, आधे उनके सोर्स ही गलत है उनके। मैं इसलिए कह रहा हूँ, छोटा मुंह बड़ी बात, कि आप ये मत बोलना कि जनरल साहब तो कौन है, आप कौन हो। मुझे मालूम है, मैं तो बच्चा हूँ, मैं तो जनरल साहब को उनको फॉलो करता हूँ, जनरल साहब से मिला हूँ, सिर पे हाथ रखते मेरे हो।
तो लेकिन ये है कि जनरल साहब में और सुब्रमण्यम स्वामी जो इतने महान नेता हैं, इतने कि फ़र्क ये है कि सुब्रमण्यम स्वामी जी और जनरल जीडी बख्शी साहब के पास में बताने के लिए, सुनने के लिए लाखों चीज़ें हैं। वो बहुत सी चीज़ों के, उनको रक्षा के अलावा विदेश संबंधों के बारे में हो, उसके बारे में 50 चीज़ों के एक्सपर्ट हैं ये सारे के सारे, ठीक है। बड़े ये लोग हमारे देश के जाने माने थिंकर्स में से आते हैं आज के दिन में। मेरा जो बिल्कुल। एडवांटेज या डिसएडवांटेज ये है कि मैं एक इशू के पीछे पड़ा हूँ तो मैं ये दावा करता हूँ कि मुझे नेताजी की डेथ मिस्ट्री की समझ इन दोनों से ज्यादा है। आप बाकी को पीछे मत लेकर आइए कि साहब जनरल बख्शी से बिल्कुल मैं कौन सा मना कर रहा हूँ, मैं तो खुद उनका बख्शी साहब का सपोर्ट सुनता हूँ, उनको सपोर्ट उनको जानता हूँ, मैं उनके साथ मैंने एक दो बार मैंने सौभाग्य की टॉक की उनके साथ मिलकर के मैंने, लेकिन मैं नेताजी इश्यू के पीछे हाथ धो के पड़ा हूँ पिछले 22-23 साल से। तो मेरा मानना है कि नेताजी वाले केस की समझ मेरे को इन दोनों से ज्यादा है। और दूसरा सर मैंने एक चीज डेमोन्स्ट्रेट भी पूछनी थी कि जी। ये उनकी थ्योरी है उसका कोई सिर पैर नहीं है। जैसे फॉर हम्म, एग्जांपल ये जो कहानी देते हैं कि साहब नेताजी रूस में थे और पंडित नेहरू के कहने पे उनको स्टालिन ने मार दिया, ये उनको बेसिक फंडामेंटल नहीं पता है कि स्टालिन के होते होते भारत के रिश्ते रूस के साथ अच्छे नहीं थे। स्टालिन ने गाली गलौच दी है हमारे चाचा नेहरू के बारे में, गांधी को भी उसने अच्छा नहीं बोला है। तो जो आदमी वाह, हमारे चाचा नेहरू को और गांधी जी के बारे में बड़ा बुरा कहता है, और जिस आदमी ने सुभाष बोस की मदद करी हुई है पहले, वो क्यों हम्म, उस आदमी को मारेगा जो खुद अजाइलम लेके उनके पास में आया? वो खुद अजाइलम वेरी लेकर ट्रू, आया उनके पास। वेरी ट्रू। और कोई इतना बेवकूफ कोई नहीं होता कि वो सोने की मुर्गी जो जो अंडा देती है, सोने का अंडा मुर्गी, उसको नहीं मारता। मैं ये बात मानने को तैयार हूँ, अगर वो थ्योरी फ्लोट करता है कि रशियंस ने जानबूझ के ये थ्योरी फ्लोट कर दी कि हमने मार दिया है, लेकिन माना नहीं, क्योंकि इतना बेवकूफ़ी कोई नहीं करेगा, इतना हाई वैल्यू टारगेट जिंदा रखा जाता है, ऐसे नहीं कर सकते आप, है ना। तो ये बेकार की बात है। तो जितनी भी रिपोर्टें और जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ जो जो क्रेडिबल, इनफैक्ट जो स्वामी जी बताते हैं वो उनका भी सबका लबोलबाब ये निकल के आ रहा है कि वो रूस में थे, लेकिन रूस में मारने वाली बात कुछ नहीं है, रूस ने उनको प्रोटेक्शन दिया है। और एग्जैक्टली ये सारी कहानी गुमनामी बाबा से निकल के आ रही है। उसने भी ये बोला कि मैं वहां गया था, संरक्षण मुझे मिला था। ऑब्वियसली वो नहीं। अब एक और सोचने वाली बात है, इसको आप सोचो ऐसे कि मैं और आप अभी दिल्ली के अंदर बैठे हुए हैं, तो अभी इसका जी, मतलब हम लोग बैंकॉक में तो नहीं है ना, क्योंकि हम एक टाइम पे एक जगह हो सकते हैं। द वेरी फैक्ट बिल्कुल, यू एंड आई आर इन दिल्ली, इट मीन्स कि वी आर नॉट इन बैंगलोर नाउ। अगर वेरी ट्रू। सुभाष बोस की प्लेन क्रैश में डेथ हो जाती है ताइवान में, तो जो आदमी सन 45 में ताइवान में मर चुका है, वो जिंदा होके फिर तो मरने जाएगा नहीं रशिया के अंदर, और फिर मरेगा 53 में जाकर के। जो व्यक्ति मर चुका है सन 45 में, वो रशिया में कहाँ से आ जाएगा? जो आदमी रूस में मर चुका है सन 53 में, वो भारत में कैसे आ जाएगा? लेकिन अगर आपके सामने क्रेडिबल एविडेंस निकल के आ रहा है कि लोग कह रहे हैं कि मैंने उनको 75 में यहाँ देखा, 73 में यहाँ देखा है, और एविडेंस अगर ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि वो 73 में जीवित थे, तो ऑटोमेटिकली दूसरी स्टोरी जी, खत्म होगी कि जब वो आदमी जीवित है तो 53 में तो नहीं मर सकता, क्योंकि स्टालिन तो मर गया 53 के अंदर। तो यस, तो एग्जैक्टली। आपको लोगों को ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं नहीं मानता को छोड़ के वो ये याद आ जाए कि जहाँ, हाँ, आप ये सवाल करें कि ये जो सबूत है इसको मैं सबूत नहीं मानता, वो ठीक है, लेकिन जहाँ ये डेमोन्स्ट्रेट हो रहा है कि वो जीवित थे और भारत में थे 70 में और उसके आगे, तो ऑटोमेटिकली रशियन स्टोरी और वो स्टोरी वहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि जो आदमी मर चुका है ताइवान में या रूस में, वो भारत में जिंदा कैसे आ जाएगा? उसको लोगों ने यहाँ कैसे देख लिया? वो लोग भी ऑर्डर लोग नहीं है, लोग भी स्पेशल लोग हैं। वो लोग तो ना पागल, हमको नहीं पता क्या जी, ये सुभाष बोस नहीं है। उनके नेताजी के खासम खास लोगों ने उनको देखा यहाँ पे, उनसे बात, तो ये बात। ट्रू। सर कमिंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन टुडे, जो लास्ट टॉपिक है सर वो ये है कि अभी मैं आपको फॉलो करता हूँ सोशल मीडिया पे भी, तो आप लोग बात कर रहे हैं क्लेमेंट एटली के बारे में। ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन इन 1951, और उनकी एक एनकाउंटर के बारे में आप लोग बात करते हैं जो एक हाई कोर्ट ऑफ बंगाल जो थे उस टाइम पे उनके साथ हुई थी। तो आई वुड लाइक कि आप उसके बारे में हमें थोड़ा बताएं कि वो क्या था और आईएनए का क्या रोल रहा है इंडिपेंडेंस को लेके सर। देखिए ये बड़ी अपने आप में बड़ी स्ट्राइकिंग घटना घटी है। पहली बात तो ये कि कलकत्ता हाई कोर्ट या कलकत्ता शहर जो आज का कलकत्ता शहर है, सन जी, 50 के दशक में कलकत्ता शहर वो नहीं था। कलकत्ता शहर सन 50-55 के जब ये घटना घटी है तो भारत का सबसे बड़ा शहर था हर मायनों में।
तो इस कलकत्ता को उस कलकत्ता से कंपेयर मत करना। कलकत्ता में बहुत डिक्लाइन हुआ है, वो बीच में 30 साल तक कम्युनिस्ट ने उसकी जड़ मार दी पूरे बंगाल की। लेकिन 1950-55 का कलकत्ता भारत का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट शहर था, बम्बई भी नहीं था, हर चीज में आगे था, पूरा मॉडर्न इंडिया कलकत्ता से निकला हर चीज में, ठीक है ना। तो दूसरा, भारत में जहां तक मेरी समझ में आती है कि जो कलकत्ता हाई कोर्ट है वो भारत का पहला कोर्ट है प्रॉपर। उससे मतलब मुगलों के दरबार हुआ करते थे यहाँ पे जी। तो कलकत्ता हाई कोर्ट इज नॉट एन ऑर्डिनरी कोर्ट, इट्स अ प्रॉपर कोर्ट एस्टैब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो उसकी प्रेस्टीज बहुत बड़ी थी। आज के कलकत्ता कोर्ट की शायद मुझे पता नहीं प्रेस्टीज, क्योंकि पूरा स्टेट का हालत थोड़ा खराब है, तो पूरा इमेज खराब होता हुआ लगा। लेकिन कलकत्ता ऑफ 1955 एंड कलकत्ता ऑफ 2023 आर टू डिफरेंट थिंग्स ऑल टुगेदर। फर्स्ट कीप दिस इन माइंड। कलकत्ता हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस थे, इंडिपेंडेंस के बाद भी अंग्रेज थे। तो 1952 तक कलकत्ता हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद भी दे हैड ब्रिटिशर्स एज आवर चीफ जस्टिस इन कलकत्ता हाई कोर्ट। और भी जगह पे थे अंग्रेज बैठे थे। हाँ, वो आपका आर्मी चीफ अंग्रेज था आपका इंडिपेंडेंस के बाद में, आपका एयरफोर्स का चीफ अंग्रेज था, आपका नेवी का चीफ 58 तक अंग्रेज था। ये तो जुमले दे रहे हैं आपको हिस्ट्री में पढ़ते नहीं आप लोग कि क्या लिखा क्या। ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था भैया, इंडिपेंडेंस की बात कहाँ से कर रहे हो। तो वो अलग कहानी है। तो ये अंग्रेज वहां पे क्या नाम है, अंग्रेज वहां के, तो ये पहला भारतीय था फनी भूषण चक्रवर्ती जो कलकत्ता हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना है 1952 में। तो 1956 के अंदर अक्टूबर में क्लेमेंट एटली साहब जो है भारत में आए और वो कलकत्ता भी गए, लखनऊ गए, कलकत्ता गए। तो एटली साहब को रिसीव, तो उस टाइम पे लकीली वहां पे हुआ था कि गवर्नर की डेथ हो गई कलकत्ता बंगाल में। तो जब गवर्नर नहीं रहते तो वहां पे एक्टिंग गवर्नर बन जाते हैं, वहां उनको बना रखा था फनी भूषण चक्रवर्ती। सो द चीफ जस्टिस ऑफ द कलकत्ता हाई कोर्ट, सिटिंग चीफ जस्टिस, वाज ऑफिशिएटिंग एज द एक्टिंग गवर्नर। तो उन्होंने उनको होस्ट किया। अब ये आदमी, पहली बात जो मैं बता रहा हूँ कि फनी भूषण चक्रवर्ती इज अ कलकत्ता हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। ये कोई पत्रकार नहीं है, कोई यूट्यूबर नहीं है, ये कोई एरागर आदमी नहीं है, चीफ जस्टिस था कलकत्ता हाई कोर्ट का जी। और वो एक्टिंग गवर्नर था। उसने उसको होस्ट किया और वो होस्ट करने के बाद में उसने उससे ऑब्वियसली बातचीत करेगा। और क्योंकि क्लेमेंट एटली वो आदमी था जिसने भारत को आज़ादी देने का उसने क्लियर किया था, वो प्रधानमंत्री था, उसने डिसाइड किया कि इंडिया को मैं फ्री कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली ही नोज द बेस्ट, सो यू विल आस्क हिम कि सर आप क्यों गए थे। तो अब तो उन्होंने जाकर के मेरे ख्याल से पहली बार 1961 में मुंह डर के मारे खोला। एक तो कि कॉन्फिडेंशियल बातें होती हैं कि गवर्नर ने क्या बात की किसी फॉरेन गेस्ट को, पब्लिक तो उस टाइम तो वैसे भी नहीं था कि कोई जाके वो ब्रेकिंग न्यूज कर देगा या फेसबुक में डाल देगा, उस टाइम तो था नहीं कुछ, और वैसे भी प्रोटोकॉल नहीं होता, गवर्नर कैसे बता देगा भाई किसी की बात को। लेकिन इतनी बड़ी घटना थी तो उनके भी दिल में रहा नहीं, तो उन्होंने पहली बार 1961 में कहीं उन्होंने बोल दिया इस बात को। तो उस जमाने में तो रेडियो था, तो रेडियो में उन्होंने सेंसर कर दिया, उसको काट दिया। तो ये बात वहीं की दबी की दबी रह गई। लेकिन लोगों को अलग अलग कलकत्ता के हाई सोसाइटी में बात घूमनी शुरू हो गई कि इनकी बातचीत आपस में हुई है। तो करते 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 उन्होंने आगे लिख के छोड़ गए हैं, वो एक अच्छा काम किया कि उन्होंने रिटर्न नोट पे छोड़ दिया। लेकिन लोगों को उन्होंने ये बताया कि उन्होंने उनसे पूछा एटली साहब से कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आप लोग जीत गए थे, फिर आप भारत छोड़ के क्यों गए, आपको तो एटली ने कारण बताया कि ये तो इंडियन आर्मी जो थी वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गई बिकॉज ऑफ सुभाष बोस। तो ये उसने एटली ने कारण बताया कि आर्मी में प्रॉब्लम रिवोल्ट की आ गई थी उसकी वजह से, और फिर वो नेवल रिवोल्ट हुआ बॉम्बे में उसको लेकर के और जगह पे। तो ये जाने का मेन कारण उसने बोला कि ये हमारा, ये उसने बात बोले। तब उसने बड़ा एक मशहूर कहानी के लोग काट के सुनाते हैं, उसने पूछा कि गांधी जी का क्या क्या कंट्रीब्यूशन था, गांधी जी के जो जितने जो आंदोलन करते थे बैठ करके। तो उसने फिर वो बाद में बोला कि जब मैंने ये एटली साहब से पूछा तो ये गांधी का नाम सुन के उसके मुंह में उसने स्माइल किया, उसने कहा कि मिनिमल रोल है, कोई इसका कोई योगदान नहीं है, मेरा डिसीजन तो मैंने इस बात से लिया था। अब ये इतनी खतरनाक बात कौन एक्सेप्ट करेगा। तो उसने नहीं, हाँ तो ये धीरे धीरे ये बाहर निकल गई। लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए 50 डॉक्यूमेंट्स हैं उस जमाने के। तो ये कई लोग मुझे कहते हैं कि ये तो सिर्फ उसने कहा था करके। मैंने कहा भैया ऐसा है, इसने कहा था, उसने कहा था, ये गांधी के साथ भी है बहुत जगह में। तो आप ये बातें मुझे मत करो कि पहली बात तो ये हियर से मैं नहीं रहा था, उसके सपोर्ट में बहुत एविडेंस भी है, इसको वेरीफाई भी किया गया है, एविडेंस है, डेटा है, डॉक्यूमेंट्स है, सब कुछ है। लेकिन अगर आप कल को आप मुझे ये बोलेंगे कि सुनी सुनाई बात हो रही है, तो फिर एक बात मुझे आपको बतानी पड़ेगी, फिर हम आपकी भी सारी कहानियों को उसी यार्डस्टिक पे जज करेंगे।
अगर आप ये कहते हैं कि क्लेमेंट एटली ने फनी भूषण चक्रवर्ती जज को बोला है वो आपके हिसाब से हियर से है, तो गांधी जी को जब साउथ अफ्रीका में रेलगाड़ी से निकाला गया था तो तुम कौन सा भैया आईफोन लेके रिकॉर्डिंग कर रहे थे वहां पे? तुम्हारे पास में क्या प्रूफ है कि निकाला था? रिकॉर्डिंग की तुमने आईफोन से उसकी? हाउ डू आई नो? क्या प्रूफ है? किसी कोर्ट में दिखाओ जी, प्रूफ क्या कि गांधी जी को निकाला रेलगाड़ी से। ये कह रहा मैं मानता हूँ गांधी जी को निकाला, गांधी जी ने कहा, गांधी जी झूठ क्यों बोलेंगे? लेकिन पूरे प्रॉब्लम की जड़ जो है, जिस वजह से ये पूरा नेताजी वाला जो केस जो है सुलझ नहीं पा रहा, वो ये हो रहा है कि आज़ादी दिलाने की सबसे बड़ी भूमिका सुभाष बोस की। आज़ादी उनकी वजह से आई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब आज़ादी आई है तो ये जो गांधी भक्त है ये खिचड़ी खा गए सारी की सारी, ये पावर में आ गए, इनको फायदा पहुंचाए। लड़ाई करी किसी ने और मतलब बैठाया तुमने अन्ना हजारे हड़ताल पे, केजरीवाल लूट गया आकर के यहाँ पे, वो बन गया मुख्यमंत्री। तो ये किस्मत तो होता है कि एक आदमी फंसता दूसरे आदमी का वो निकल जाता है। तो वही है कि वो लड़ाई सुभाष बोस ने करी, उनकी वजह से आप लोग ये पावर में, ये गांधी भक्त आ गए। अब ये जब पावर में आए तो इन्होंने अपनी कहानियां फ्लोट कर दी कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना डाल। तो ये तो बोलेंगे सुभाष बोस की वजह से आजादी मिली, क्योंकि आप लोगों को तो निकाला था कांग्रेस से, आपको गलत साबित किया आदमी ने। तो ये उसके बाद से करते 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 अभी जो बड़ी देश में बड़ी विचित्र प्रॉब्लम खड़ी हो गई है कि हमारी सरकार का अरबों रुपए का बजट है गांधी का नाम प्रमोट करने का, और वो इतना इन्वेस्ट हो गया है पूरे सिस्टम में कि इस पूरी इंडस्ट्री से लोगों को फायदा पहुंचता है। मैं लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ बार बार। मैंने कई बार ट्विटर में लोगों को बोला कि मुझे 10 रुपए दो, हर एक आदमी मेरे को सपोर्ट चाहिए करके, तो कई बार लोग गाली भी देते हैं, कुछ लोग देते भी हैं। अगर मैंने जीवन में जितना 22 साल 23 साल और ये चंद्रचूड़ घोष अगर हम लोगों ने रिसर्च की है, या जो हम अपना सिर खपा रहे हैं सुभाष बोस को लेकर के, 5% अगर मैंने महात्मा गांधी पे कर दिया हो तो आपको सपने में ख्याल नहीं कि मेरी कितनी चांदी हुई होती। मैं यहाँ पे बैठा होता राज्यसभा के अंदर, या मैं किसी अमेरिका में किसी यूनिवर्सिटी में जाकर बैठा होता, सारे गांधी का नाम लेके अमेरिका भाग जाते। तो ये बड़ा सर, लेकिन ऐसा क्यों है सर? ऐसा क्यों है? मतलब ऐसा क्यों है कि गांधी जी की क्रेडिट को नहीं छीनना चाहता मैं, उनकी फ्रीडम की अपनी कहानी, उनका सत्याग्रह वगैरह सब ठीक है, लेकिन एक आपकी बात से कहीं ना कहीं मैं एग्री करता हूँ इस चीज से कि हाँ, किसी को भगवान बनाना इज नॉट गुड। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि गांधी जी को भगवान बनाया गया और सुभाष चंद्र बोस को साइडलाइन किया गया? गांधी जी को हमने भी नहीं कहा, पर कईयों ने मुझे एग्जाम्पल दी। आजकल अपने ट्विटर में लोग सवाल करते हैं, वो कहते हैं आप ये कैसे कह सकते हैं कि एक आदमी की वजह से पूरा देश आजाद हुआ? ये तो बहुत से लोगों का वो होता है। और आप बाइनरी, एक इंग्लिश में वर्ड लोगों ने पिकअप कर लिया, बाइनरी 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 बोलते रहते हैं हर जगह कि आप तो बाइनरीज में बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। उसमें मेरा काउंटर ये होता है कि तुम साले 70 साल तो तुम हमको गाने बजाते थे कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, तब तुम्हारा कहाँ गया था ये इंक्लूसिवनेस? तब तुम्हारी बाइनरीज कहाँ गई थी? और अभी भी भारत सरकार का इसी 80% बजट जो है भारत सरकार का गांधी भक्ति में लगा हुआ है। सुबह शाम उठ के मोदी जो है गांधी का नाम ले रहा है, हर जगह जाके झूठ बोलता कर रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन की वजह से देश आजाद। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पहली बात मोटा मोटा समझ लीजिए कि भारत छोड़ो आंदोलन विफल हो गया था। ये आपका 42 में हुआ, 43 में उसका पूरा खात्मा हो चुका था। दूसरा ये महात्मा गांधी ने डिसोन कर दिया उसको कि मेरा तो आंदोलन ही नहीं है। तो जब गांधी जी खुद ही डिसोन कर गए हैं, उसे क्यों बर्बाद कर रहे हो? तो ये चीज मेरे को समझ में नहीं आ रही। जब महात्मा गांधी की तरफ फॉलो, गांधी जी ने जब देखो, गांधी जी की बातें बहुत सटीक हुआ करती थी। उन्होंने साफ बोला है कि मेरे को मेरी फोटो में मेरी मूर्ति नहीं बनानी चाहिए किसी को। क्यों आप उसकी मूर्तियां बना बना के बांट रहे पूरे अफ्रीका में? वो लोग खंदा खाते हैं उनसे आजकल बाद में। जब गांधी जी ने बोला कि हाँ, तो वो अफ्रीका में वो बिकॉज वो उनका रेसिस्ट बहुत से कमेंट आ गया, तो अफ्रीका वाले बड़े खुंदक खा गए आजकल। तो वो अफ्रीका में लोग पसंद नहीं करते, दो जगह तो मूर्तियां तोड़ दी उन्होंने उठा करके। तो ये तो गांधी जी को लेके प्रॉब्लम वो आ रहा है कि जिन जिन चीजों के खिलाफ वो जीवन भर रहे हैं उन्हीं को प्रमोट कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि जैसे वो उनको हवाई जहाज पसंद नहीं थे, आपने जहाजों में फोटो महात्मा गांधी के लगा दी। उनको उन्होंने साफ गांधी जी का जो स्टेटमेंट था और जो उनके जितने, जिसे आप खुद आप चेक कर सकते हैं, आप अपने आसपास के या जितने जान पहचान के जितने गांधीयन लीडर्स हैं उसमें से एक दिखा दो जो कभी फौज में गया हो, क्योंकि ये लोग शांति प्रिय लोग हैं, ये फौज में नहीं जाते ना, ये जाते ना इनके बच्चे जाते हैं फौज के अंदर। शांति कहाँ मिलती है? इस पे शायद मैं ये भी बोल रहा हूँ, ये भी शायद इस पे फैक्ट है कि नेहरू वांटेड टू डीमिलिटराइज इंडिया। हाँ, वो बिल्कुल था, वो नेहरू भी सर पंडित जी को बदनाम भी कर, पंडित जी के राजेंद्र प्रसाद तो कुल्लम कुल्ला बोला आर्मी को डिसबैंड करो। सभी लोग थे, सारे गांधी भक्त थे,
सिस्टम जो इनके पास है गांधी भक्तों के हाथ में, ये सारे के सारे फौज के खिलाफ में थे कि फौजी जरूरत नहीं है हमारे को, हम तो शांति से काम करेंगे। तो और इसलिए गांधी भक्त कोई फौज में जाता नहीं है, कोई गांधी भक्त फौज में नहीं जाएगा, गांधी भक्तों के बच्चे फौज में नहीं जाएंगे। ये लोग शांति ढूंढते हैं। शांति कहाँ मिलती है? एक तो मिलती है न्यूयॉर्क के अंदर, दूसरी मिलती है आपके लॉस एंजल्स के अंदर। तो आधव के बच्चे तो वहां पर बैठे हुए हैं, ईस्ट कोस्ट में अमेरिका में, वेस्ट कोस्ट में बैठे हुए हैं, आधव के लंदन में बैठा दिए, है ना। 1940-45 में जिन लोगों ने गोलियां दी थी कि अंग्रेजों का छोड़ो यहाँ से और खादी पहनो, अंग्रेजी मीडियम स्कूल छोड़ो, सबके बच्चे इंग्लैंड में गए उसके बाद में 50 में, आप लोग पागल बन गए। अब कहानी निकल के आ रही है कि भारत में गांधी भक्त जो हैं वो फौज ज्वाइन नहीं करते हैं, लेकिन रक्षा मंत्री बन जाते हैं ये लोग, रक्षा मंत्री बन जाएंगे, रक्षा सचिव बन जाएंगे, क्योंकि वहां खीर खाने की बात है। लेकिन लड़ने की टाइम में कहते हैं हम तो गांधी जी मना करके लड़ाई करने के लिए। तो मैं उसमें मैं दोहराया नहीं है वो चीज, अगर आपने फॉलो करना है तो फॉलो करो गांधी जी को, तो उसका कलेक्टेड वर्क उठाओ, जो उन्होंने बातें बोली हैं वो करो, और गलत फलत मत लोगों को मत पढ़ो। जैसे मैंने एक फिल्म देखी थी, मुझे पूरी देखी नहीं क्योंकि मेरा खून खौल गया था देख करके, वो आई थी कोई मुन्ना भाई करके, उसमें वो जो गांधी के बारे में लिखा, गांधी ने कभी ऐसा नहीं बोला। उन्होंने जो बातें बोली हैं शादी के बारे में, आपको बोलूंगा आपका चैनल बैन हो जाएगा साला यहाँ पे भी। उल्टी सीधी बातें पक्का की क्या है वो, वो क्या दिखा रहा है टीवी में, गांधी एडवाइस, गांधी ने तो उल्टी सीधी बातें बोली हैं, वो तो बात ही नहीं कर सकते ऐसे हमारा वो उस तरफ नहीं जाते हैं, क्योंकि झूठ बोलना करना, आप पूरी तरह फॉलो करो, कोई टेंशन नहीं। मैं आपको गांधी जी के शब्द बता रहा हूँ कि गांधी जी ने बोला कि मेरे को कोई मेरी मूर्तियां ना बना के ना चलाए, मुझे कोई महात्मा ना बोले, तो क्यों आप लोग पीछे पड़ गए उसके, क्यों मूर्तियां बना रहे हो, वो मना करके। तो और ऊपर से कि शांति जो है उन्होंने बोला सच होना चाहिए, क्यों ऐसा क्यों ना हो। अगर गांधी जी सबसे बड़े, बार बार हमें बोला जाता है कि वो सच बोलते थे और वो सारी बातें उनकी जीवन जितनी खुली किताब है, सब कुछ बताते थे, तो तुम क्यों ना अपना बैठ के हमारे दिल्ली में जो हमारी गवर्नमेंट है, इसी पहले तो यही स्टार्ट करो जो हमारे केजरीवाल साहब है कि सारे की सारी अपनी लाइव स्ट्रीमिंग करो, अपनी उनकी कैबिनेट की मीटिंग्स की। छुपाना क्या, हमने तो गलत काम करना नहीं कोई, तो क्यों छुपाएं हम लोग, लाइव स्ट्रीमिंग करो सारी वीडियो कैबिनेट की मीटिंग्स को, देखिए दुनिया, एक आदर्श हम दिखाएं लोगों के सामने कि देखो ऐसा सच्चाई पे चल के काम हो सकता है। ये ढकोसले करते हैं बैठ करके, एक इनका ढकोसला मुझे समझने का टाइम नहीं है, मैं करूंगा। मैंने 2-4 अंग्रेजों को बताया था कि ये गांधी भक्त जो है आपके बारे में कुछ और बोलते हैं, लंदन में कुछ और बोलते हैं। हमें तो ये जुमला देते हैं कि हाँ, हमें जुमला देंगे कि अंग्रेज बड़े खराब थे, ये था लूटा पेटा, हमने उनको भगा दिया हिंसा से, और इंग्लैंड में जाकर के ये लोग कॉमनवेल्थ की बातें करते हैं उनके साथ में कि हम तो आपके साथ में। तो ये इन्होंने हमें नहीं बरकलाया, इन्होंने अंग्रेजों को भी इन्होंने ब्रेन वॉश किया। तो हमें अंग्रेजों को भी समझाना पड़ेगा कि तुम लोग चंगुल में फंस फंसो, ये दोगले किस्म के लोग हैं। दिल्ली में कोई और भाषा इस्तेमाल करेंगे, लंदन में कोई और भाषा इस्तेमाल करेंगे। मैं शिकागो में गया था, तो शिकागो में वहाँ भारतीय कॉन्सुलेट जाकर के अंग्रेजों को बरकला रहा था सफेद चमड़ी वालों को कि हमारे भारत में हम लोग तो बिना मिलिट्री वगैरह के हम लोग तो कंसंट्रेशन हमारा शांति पे होता करके। तो क्या पागल लोगों को बना रहा है, हमारी भगवान की दया से इतनी बड़ी हमारी फौज खड़ी है, हमारी इतनी सारा काम वो करते हैं। ये किसने बोल दिया शांति से काम होता है यहाँ पे? बिल्कुल। अब तुम जाके तो अंग्रेजों को, आज हमारे पास न्यूक्लियर भी नहीं होता तो पता नहीं। ये अंग्रेजों को पागल बना रहे हैं, उनको झूठ बोल रहे हैं, उन बेचारों का भी हमको बोलना पड़ेगा, इनके चक्कर में मत फंसो, ये तो दोगली किस्म की बातें करते हैं। यहाँ तुम्हें कुछ बोलेंगे, हमें कुछ बोलते हैं, हमें कहते हैं आप लोग गंदे हैं, आपको हमने भगाया था, तुम्हें कुछ और कहानी दे रहे हैं बैठ करके। ये बड़ा इंपॉर्टेंस इनको करने की, उन्होंने अंग्रेजों को भी उन्होंने झूठ बोला, उन्हें वो कहानी दी, हमें और कहानी दे रहे हैं करके, और बोलते कुछ है करते कुछ है। एक तो पहला काम है कि इनको फौज में भर्ती कराओ, फौज में क्यों नहीं जाते, पता लगेगा सिक्योरिटी वन करेगा कंट्री की। अब जैसे प्रॉब्लम आ रही कि झूठे मत बोलो, तो हमारा प्रधानमंत्री मोदी जाके क्यों बोल रहा है जाके जर्मनी में कि शांति के रास्ते पे चल के आतंकवाद को खत्म कर सकते हैं। अगर शांति के रास्ते पे चल के आतंकवाद खत्म हो सकता है तो अजीत डोभाल क्यों गया था कश्मीर के अंदर? भेजो डिग्गी राजा को, वो शांति दूत है, महात्मा गांधी का फॉलोअर बहुत बड़ा। सारे काम तो आईबी वाले करते हैं, रॉ वाले करते हैं, मिलिट्री वाले करते हैं, और तुम बात कर रहे हो शांति के रास्ते की बात कर रहे हो। अरे कौन सा रास्ता भैया? ये दोगले बनती की बातें हैं, तो आप लोग खप गए इनसे। पॉइंट इस पे भी था, बिल्कुल, आपसे जब बात हुई थी तो इस बारे में मैंने बताया था आपको भी कि मेरे को ये लगता है कि अगर हम इतने शांतिप्रिय लोग थे तो पार्टीशन के टाइम में क्या हो गया और हम इतने मतलब अहिंसा से अहिंसक कैसे हो गए। खैर ये किसी दिन और बात करेंगे सर।
आज पार्टीशन हमने सुभाष चंद्र बोस को पार्टीशन में 10 लाख लोग मारे गए थे और जिस जी, तरीके से लोगों ने एक दूसरे को मारा था ना, उसकी मिसाल आपको दुनिया में मिलेगी नहीं। शर्म आता है पढ़ के कि ऐसे हरकतें हम लोगों ने की हैं। हमसे ज़्यादा बिल्कुल, खूंखार लोग दुनिया में कोई नहीं है। कौन सी अहिंसा, कौन सा वो बिल्कुल, बेकार बिल्कुल। की बातें कर रहे हैं। तो ज़्यादा सच्चाई पे रहना जी, चाहिए और अपने कंट्री पे फोकस रखो और देश को आगे बढ़ाइए। इकोनॉमी, मिलिट्री हर पावरफुल होइए और सिंबल वो चूज़ कीजिए जो देश के यंग लोग समझ सकें। जी, मेरा मानना है ऑफ़ कि कोर्स, वेरी गांधी जी के ब्रांड को ज़्यादा लंबा अब खींचना देश हित में नहीं है। आज की जो यंग ऑडियंस है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। पहले के टाइम पे तो आपने गोलियां पिला दी, बेसिक आज की जनरेशन एक्सेप्ट नहीं करेगी। हुँ, दुनिया बदल चुकी है। पहले तो हम लोग भी बहुत घबराए हुए थे, अंग्रेज अमेरिकन का जमाना था, उनकी बात चलती थी। आज वो जमाना हट गया, अब हम इंडिपेंडेंट हो रहे हैं अपने हर मायनों में। हमें कोई जरूरत नहीं उनकी बात, उनकी हाँ हाँ मिलाने की। तो आज हम खुल के बोलेंगे कि जस्ट बिकॉज गांधी जी की सर कहानी लेकिन कहीं ऐसा नहीं होता कि जैसे मेरी भी बहुत बार अगर कभी किसी से बात होती है और इवन इफ समहाउ आई समवेयर क्रिटिसाइज गांधी जी, तो एक ये बात निकल के आती है कि तुम पढ़े लिखे कितना हो, और मैं मानता हूँ कि मैं नहीं हूँ ज़्यादा इन चीज़ों में पढ़ा लिखा। आप जैसे लोग हैं जो जिन्होंने बहुत रिसर्च किया है, लेकिन कहीं न कहीं ये भी आपको सुनने को मिलता होगा कि आप लोगों को कितना ही पता है, आप लोगों ने कितना ही पढ़ा है, उस समय की कंडीशंस अलग थी, उन्होंने बहुत मेहनत करी और आखिर ले गए वो वहाँ तक, और हम बेवकूफ़ लोग हैं, मतलब हम समझ नहीं पाते। तो ये चीज़ क्या कभी आप पे भी पॉइंट आउट होती है कि अरे तुम्हें कितना ही नहीं पता नहीं, है वो पॉइंट पॉइंट और तुम करते हैं, कितना ही लेकिन जानते हो चीज़ों को? वो चक्कर है कि जब आपके पास में सबूत सपाट मिल जाए तो मुझे 10 सबूत दिखाने की जरूरत नहीं है ना। जब एटली बोल रहा है तो उससे अच्छा समझ कौन और कौन देगा। उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स बहुत कुछ है, तो बिल्कुल, वो वही हमने पकड़े हुए हैं। और उसके बारे में जब भी कोई आपको ऐसा व्यक्ति मिले तो पहली चीज मेरी आप सभी लोगों से विनती है जो सुन रहे हैं उससे, कि गांधी जी को जी, समझने के लिए भारत सरकार ने महात्मा गांधी कलेक्टेड बुक छापे हुए ओरिजिनल, कृपया करके उसको पढ़िए पहले। उसके बाद आप किताबें पढ़िए दूसरे लोगों की। ये जो दूसरे बंदे जो किताबें लिख रहे हैं ये उस पर अपनी अपनी अपना अपना स्पिन डालते हैं। प्रतिक्रिया दे रहे हैं, एनालिसिस हाँ, है आप उनका। पहले रियल चीज पीछे पड़िए। जैसे कोई अगर आपको आदमी बोलता है कि गांधी जी एक्सपेरिमेंट के बारे में बात होती है तो बोले कि ये तो आरएसएस की चाल है, उसकी चाल है, उसको बोल भैया तो कलेक्टेड वर्क पढ़ लेना, देखो वहीं समझ में आ जाएगा। पढ़ कलेक्टेड हुँ, वर्क्स, किताब किसी की मत पढ़, ना आरएसएस वाले की पढ़ ना कम्युनिस्ट पार्टी वाले की पढ़, तू जाके पढ़ कलेक्टेड वर्क्स। उसमें जो लिखा है पूछ अपने आप से ट्रू, कि महात्मा गांधी ने क्या बोला था कि चाइना से लड़ाई नहीं करेंगे ट्रू, आप लोग। कलेक्टेड वर्क्स में साफ लिखा है कि आप पाकिस्तान से लड़ाई नहीं लड़ेंगे, क्यों नहीं मानते गांधी जी को फॉलो करते? जब महात्मा गांधी आपको बोल गया है कि कश्मीर में नहीं लड़ना है आपने पाकिस्तान से, क्यों नहीं गांधी जी की बात मानते आप लोग? पढ़िए ना, कलेक्टेड वर्क्स में लिखा हुआ है। जी, तो पहली बात ना आप उधर मत जाइए। बाकी ओवरऑल जैसे आपको मैंने बोला कि नोबडी सेइंग एंड नोबडी शुड से कि गांधी जी को ऑर्डर याद नहीं थे या गांधी जी का कंट्रीब्यूशन नहीं था, हम ये नहीं कह रहे, हम वो 100% था, टॉप में से बिल्कुल, एक लोग। लेकिन आपने 70 साल में आपने उनको बना दिया भगवान, बाकियों को कर दिया साइड में, तो लोगों जी, में गुस्सा। तो ये गुस्सा जब आप बिल्कुल, मुझे ये कहानी दे रही हो, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, तो उसका काउंटर मैं निकालूंगा क्लेमेंट जी, एटली के हिसाब से। लेकिन कल को अगर आप बोलते नहीं यार सभी का वो नेताजी का रोल था, सभी बराबर हैं, तो ठीक है, तो हम लोग सभी को करेंगे। हम लोग ऐसे हुँ, ये जो मैं आपको जो बोल रहा हूँ ये फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा है जो सुभाष बोस के जी, और भगत सिंह के सभी के सपोर्टर्स ने फील किया या चंद्रशेखर आजाद के, कि आपने सभी को साइडलाइन कर दिया। जी, तो ऑब्वियसली गांधी जी कोई ऑर्डनरी आदमी हुँ। थोड़ा, गांधी जी टॉप मोस्ट फिगर में से एक थे, ठीक है, लेकिन हाँ आज़ादी उनकी वजह से नहीं मिली, ये मैं आपको, और मुझे क्लेमेंट एटली की पे पूरा विश्वास है। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो बहुत ही क्रेडिबल सोर्स भी है। दोनों लोग जिनकी हम बातें कर रहे थे, वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट थे वो, तो इट्स नॉट अ स्मॉल पोस्ट। और वहीं दूसरी तरफ वो प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हमें आज़ादी दी है। तो ख़ैर हमने छीनी है उनसे, जो भी है। तो वो चीज़ अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अपार्ट फ्रॉम दैट सर, आप हमारे साथ जुड़े। इस एपिसोड में हमने इतनी डिटेल में बात की, चाहे वो गुमनामी बाबा पे हो, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस की पूरे लाइफ गाथा पे हो। हमने बहुत अच्छे से उसको बेसिकली हमने उसका ट्रीटमेंट किया और बहुत अच्छे से उस पर बात करी। सो आई एम रियली थैंकफुल that you made it with us today. You were here, and I'm really hopeful to see you again sometime soon. I'm really thankful for you, sir, for coming here and making this episode possible. Thank you so much, sir. Thank you so much.